हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। बात चल रही थी एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट की, जिसमें यूनिट थर्ड है वैलिडेशन। वैलिडेशन अर्थात किसी कार्य को करने से पहले ये पता लगाना कि वो कार्य होगा या नहीं, और इंडस्ट्रियल टर्म में इस शब्द को बोलेंगे वैलिडेशन। अब तक हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स में, चूँकि ये पार्ट थर्ड है अर्थात 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उन दोनों पार्ट में इसकी चर्चा की थी कि वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है और वैलिडेशन से क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि जाइए और पिछले 2 पार्ट्स देख कर आइए, क्योंकि हमने उन 2 पार्ट्स में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर रखा है जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज़ योर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है। पार्ट थर्ड है और अब हम कुछ जर्नल बात करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में दो एक चीज़ें आती हैं कि जो हुआ है वो लिखा होना चाहिए और जो लिखा है वही होना चाहिए। तो वैलिडेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है वहाँ, जिसे करना हर कार्य से पहले आवश्यक है और कार्य के बाद आवश्यक है। तो क्या ऐसा संभव है कि इस एक्ट के लिए इंडस्ट्री में कोई भी रिटन एसओपी ना बनाई जाए? इवन लेबोरेटरी में भी एसओपीज़ होती। तो वही कहानी है कि वैलिडेशन के लिए भी एक रिटन एसओपी बनाई जाती है, जिस एसओपी को बोलते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान। ये क्या होता है, इसे किसने डिफ़ाइन किया, ये सब हम अपने पिछले पार्ट में कवर करके आए हैं। होपफुली आपने वो चीज़ें देख ली होंगी। अब जब हमें वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाना है, अब बात ये आई कि आप पास हो गए, क्योंकि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, पास सब हो जाते हैं पीजी में आने के बाद। तो पास होने की यहाँ चर्चा नहीं चल रही, या लिखने की चर्चा नहीं चल रही, यहाँ चर्चा चल रही है आपके करियर की। आप इंडस्ट्री में पहुँचे और आपको वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे बनाएंगे और कैसा दिखना चाहिए वो। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान may be defined as an internally approved document that describes and clear, unambiguous and concise wording, the general expectations, intentions, methods and approach to be used during the entire validation effort. तो ये आपको ये सारी चीज़ें उसमें कवर करनी है और बहुत क्लियरली शब्दों में ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। और एक चीज़ जो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस्ड है, द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ रिव्यूड रेगुलरली एंड रिप्लेस्ड एवरी ईयर विथ न्यू शेड्यूल। क्योंकि हर समय टेक्नोलॉजी का क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो हर चीज़ का शेड्यूलिंग रेगुलरली चेक करना होता है, हमें उसको रिव्यू करना होता है। अगर उससे बेटर हमें कोई प्रोसीजर मिला है तो उससे हमें रिप्लेस करना होता है। और अगर एफडीए की गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं और वहाँ कुछ चीज़ हटाई गई है, उनकी तरफ से उसे प्रोहिबिटेड किया गया है, तो उसे हमें हटाना होता है। तो यानी वैलिडेशन मास्टर प्लान एक ऐसा एसओपी है जिसे हमें पर डे देखना है, उसको समझना है और जाकर उसको फाइनल करना है चीज़ों के हिसाब से। और इस सब की जिम्मेदारी आप लोगों को मिलेगी जब आप पीजी करके इंडस्ट्री में जाएंगे, और ये आता होगा तो वहाँ अच्छा पैकेज मिलेगा। सो सबसे पहले तो बनाना है तो कैसा दिखना चाहिए। किसी भी फाइल को बनाने से पहले आप एक चीज़ देखते हैं कि वो फिजिकली अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, एक प्रेजेंटेबल मैनर होना चाहिए। लाइक हम जब थीसिस बनाते हैं या कोई असाइनमेंट बनाते हैं, तब भी हम उसमें एक इंडेक्स लगाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जिससे एक प्रेजेंटेबल मैनर आए। एक गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट है, सबमिट हुआ, वापस गया। बट वीएमपी एक ऐसी फाइल है जिसे आपको डेली बेसिस पे साल भर देखना भी है और ज़रूरत पड़ी तो फिर दिखाना भी है। सो डिवाइड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, इसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड भी करना है, क्योंकि कहीं क्लीनिंग का वैलिडेशन होगा, कहीं सैनिटेशन का वैलिडेशन होगा, कहीं प्रपोजल का वैलिडेशन होगा। तो डिपेंड। डेटेड एंड साइन बाय ऑथराइज पर्सन। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी पीजी पर आते आते तक, कि आपके सेशनल के मार्क्स भी अगर आप तक पहुंचाए जाते हैं तो वो भी एक ऑथराइज पर्सन द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं और उसके साइन के थ्रू ही पहुंचाए जाते हैं। वहाँ डेट का, इंडस्ट्री में डेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो डेट और साइन जरूर होना चाहिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है जो आपके करियर को बढ़ाने में सहायता देंगे। वीएमपी में लगभग 40 से 50 पेज होने चाहिए। एंड वही जो मैं बोलता हूँ कि हर एक इंटरवल के बाद उसको रिव्यू करना है, उसको रिवाइज करना है, और एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो करना ही करना है। देखिए किस तरीके से बनता है, तो वही है, सिंपल, बहुत सादा सिंपल। लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो अप्रूवल पेज होना चाहिए, किसने अप्रूव किया है उसका नाम, उसके सिग्नेचर, टेबल ऑफ कंटेंट जो कि ज़रूरी होता, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या काम हम करना चाहते हैं। एमफॉर्म में जब आपने एडमिशन लिया था तब भी आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में लिखे होने चाहिए। प्लांट एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन,
क्या प्लांट में है और क्या बनता है उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ें, पर्सनल प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की जानकारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स, जितने जो भी मेंबर्स हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वीएमपी में होनी चाहिए, ये बाद में कंट्रोवर्सी ना आए कि ये मेरा काम नहीं था इसका काम था। प्रोसेस कंट्रोल एस्पेक्ट्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग रेफरेंस टू वैलिडेशन, अर्थात जो भी प्रोसीजर आपने लिखा है उसका प्रॉपर रेफरेंस भी होना चाहिए। एसओपीज उसमें सारी इंक्लूड होनी चाहिए जो लेबोरेटरी लेवल पे हैं और जो लेबोरेटरी स्केल पे चाहिए। और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर एक पर्सन, भाई इंडस्ट्री में तो ये भी होगा कि आज मैं हूँ और कल मैं नहीं हूँ, तो दूसरे पर्सन को भी ट्रेन करना है, तो उसकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। एंड एट लास्ट जो हम लोग सब जगह रखते हैं, दैट इज़ माई आई पॉइंट अपेंडिसेस। अब इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि फैसिलिटी की जो भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट और जो प्रोसेस होती हैं, उन सब का एक वैलिडेटेड पार्ट होना चाहिए। वहाँ वैलिडेशन की एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कि हर चीज़ का एक प्रॉपर गाइडलाइन अवेलेबल है। टू मीट द रेगुलेटरी गाइडलाइन एज पर द CGMP, और ये सारी गाइडलाइंस किससे बाउंडेड होनी चाहिए, CGMP से। CGMP एंड GMP इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अब CGMP फॉलो करना है। प्लांट एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, प्लांट के बारे में कितना क्या लिखना है, एज ऑफ प्लांट कितने सालों से है, किस लोकेशन पे है, कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करता है, लाइक CGMP करता है या GMP करता है, और इट गिव्स अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड इन द प्लांट, और एक आउटलाइन होना चाहिए कि इतनी इतनी प्रोसेस हमारे प्लांट में इस जगह पर हो रही है। पर्सनल में क्या क्या होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैलिडेशन डिपार्टमेंट, जो पर्सनल यानी उस वैलिडेशन मास्टर प्लान के मेन मुखिया लोग, यानी वैलिडेशन डिपार्टमेंट। तो नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन वैलिडेशन एक्टिविटीज़ ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द वैलिडेशन टीम इज़ इंक्लूडेड। लाइक आप जब किसी जगह पे जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया होगा, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो आपने एक चीज़ ज़रूर चेक की होगी कि वहाँ कौन कौन पढ़ाता है, उसका एजुकेशन कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। वही सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्री में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में देखनी है। ये को रिलेट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ जाए, ना कि रटना पड़े। प्लानिंग की बात करें तो इट डिस्क्राइब द कंप्लीट स्कोप ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़, शेड्यूलिंग, राउटिंग एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें अभी आप पढ़े होंगे या मेरे साथ आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने पर्सनल प्लानिंग का चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, पहला चैप्टर मेरा वैलिडेशन ही। तो शेड्यूलिंग यानी कब शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे और क्या रिमार्क्स आने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी मेंबर, शेड्यूलिंग से एक चीज़ और भी है कि आप एक चीज़ देखते होंगे, टाइम टेबल आपका शेड्यूल होगा, उसमें बीच में कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो इसी तरह इंडस्ट्री में भी होता है कि टैबलेट की मशीन एक ही है, वहाँ पैरासीटामोल की टैबलेट भी बनानी है, एस्पिरिन की भी बनानी है, वोगलीबोस की भी बनानी है। तो वहाँ हर चीज़ शेड्यूल्ड होती है और उसका एक प्रॉपर राउटिंग फार्मूला भी होता है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए अपने समय में और उसका प्रोसेस होकर ख़त्म हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा यूनिवर्सिटी में फिक्स होता है। उसी तरह वैलिडेशन टीम में जो मेंबर है उनका क्या रोल है हमारे यहाँ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट डाउन होनी चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल एक्सपेक्ट्स, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी प्रोसेस को मेनली कंट्रोल करने वाली हैं। इट इंक्लूड्स द कंट्रोल्स टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन, तो यानी हम जब वैलिडेशन करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मेनली देखनी है। लाइक खैर ये बात इंडस्ट्री पे तो फिट नहीं बैठती, जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, एक जनरल लेबोरेटरी में, तो वहाँ जहाँ से मैं आता हूँ झांसी से, यहाँ अभी टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चल रहा है और गर्मियों में 40 डिग्री पहुँचेगा। तो हमें इस वेरिएबल को भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ये वेरिएबल इंडस्ट्री के फिनोमिना में नहीं एडजस्ट करता, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का कोई महत्व नहीं। एंड द एक्सेप्टेंस लिमिट्स प्रपोज शुड बी इन लाइन विद द CGMP। और एक चीज़ कि उन वेरिएबल्स का एक्सेप्टेंस रेट, लाइक AC पे प्रभाव तो पड़ता ही होगा, भले ही वहाँ HVAC सिस्टम है, लेकिन सर्दी का या गर्मी का प्रभाव वहाँ ज़रूर पड़ता होगा उस AC। तो कुछ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एस्पेक्ट्स या ह्यूमिडिटी एस्पेक्ट्स कुछ ना कुछ वेरी करता होगा। तो वेरी की लिमिट जो है वो CGMP के एक्सेप्टेंस लिमिट्स के इक्वल रहे, ये वहाँ पहले से लिखा होना चाहिए। इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स टू बी क्वालिफाइड, प्रोसेस एंड सिस्टम टू बी वैलिडेटेड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, SOPs एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। इनके बारे में मैंने अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, क्योंकि यदि ये हम बताते हैं तो लंबा हो जाएगा, और इन सारी चीज़ों को हमें अभी आगे कंटिन्यू करना है इसी चैप्टर में। ठीक, तो वो अभी हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करते जाएंगे। अगला शब्द आता है कैलिब्रेशन।
चूँकि ये शब्द एक जैसे लगते हैं, आज तक इनका मतलब और इनका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आज ये क्लियर हो जाए। अब तक हम जो जानकारी ले रहे थे वो थी वैलिडेशन की। वैलिडेशन किसी प्रोसेस का हो सकता है, पूरे प्लांट का हो सकता है, किसी इक्विपमेंट का हो सकता है, लेकिन कैलिब्रेशन क्या है? सो कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम और डिवाइस ऑफ अननोन एक्यूरेसी to another measurement system or device of known accuracy to detect, correlate, report or eliminate by adjustment any variation from the required performance limits of the unverified measurement system or device। ये है कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, और जो हिंदी मीडियम से होगा आई होप फुल कि उन्हें ये समझ नहीं आया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब हम किसी बीकर से पानी लेते हैं 100 ml, तो आपने शायद कभी देखा होगा कि आपका गाइड जो भी होता है या आपका जो भी प्रैक्टिकल करा रहा होता है वो पर्सन, सीनियर पर्सन, आपको डांट देता है कि नहीं, आपको बीकर से पानी नहीं लेना है, आपको मेजरिंग सिलेंडर से पानी लेना है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर कैलिब्रेटेड है। यानी पहली चीज़ तो कैलिब्रेशन वो एक्टिविटी है जहाँ हम मेज़र कर सकें, जबकि वैलिडेशन में मेज़रमेंट तो था, कैलिब्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन, ठीक, बट वैलिडेशन पूरी प्रोसेस का था, सब कुछ का था। सो कैलिब्रेशन मैंने वो चीज़ जहाँ हम मेज़रमेंट करें, कंपैरिजन करें एक अननोन एक्यूरेसी का। आप इसे समझाने के लिए, हाँ, इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप देखते हैं कि कभी कभी गांव में, देहात में 1 किलो का वाट नहीं होता उनके पास जिससे वो तराजू से तौलते हैं, तो वो एक बड़ा सा पत्थर रखे होते हैं। तो उस बड़े से पत्थर से क्या होता है कि आपको चाहिए 2 किलो, तो वो पत्थर रखते हैं और उनका वो अपना एक कैलकुलेटेड होता है कि ये पत्थर 1.5 किलो का या 1 किलो 800 ग्राम का है, तो वो इस हिसाब से आपको तौल के दे देते हैं। दैट इज़ कैलिब्रेशन। उनने उसे पहले से कैलिब्रेट कर रखा है, उसे नाप रखा है कि ये पत्थर 1 किलो 800 ग्राम का है, तो ये है कैलिब्रेशन। अब शायद आपको समझ आया होगा। और वही है, कैलिब्रेशन एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी उस तरीके से होनी चाहिए इंडस्ट्री में कि जो लिखा है वो होना चाहिए और जो हुआ है वो लिखा हो। तो जो होना है वो है कैलिब्रेशन, और उसके लिए लिखा क्या है? कैलिब्रेशन मास्टर प्लान, अ लीडिंग document in defining the requirements necessary for establishing and implementing an effective calibration control program। और इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी और सारे डॉक्यूमेंटेशन। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा पहला तो यही है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, आपने कहा हमने 100 ml पानी डाला, तो गवर्नमेंट एजेंसीज ये भी पूछेंगी कि कौन से एपरेटस से, मेजरिंग सिलेंडर से या बीकर से, तो ये भी बताना पड़ेगा। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्यूए। व्हाट इज़ क्यूए? क्यूए इज़ माय फेवरेट डिपार्टमेंट, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी को एश्योर करते चलेंगे, क्योंकि अगर हम मेजरिंग सिलेंडर से 100 ml डालेंगे तो कंसनट्रेशन और क्वालिटी अलग होगी, और बीकर से डालेंगे तो अलग होगी। एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। एक और चीज़, प्रोडक्टिविटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि हम इन्वेस्ट करें। तो हमें पानी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सस्ते चीज़ है। मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विफाइड है, जिसे माइक्रोपिपेट से डालना था 2 ml, और वो माइक्रोपिपेट जो थी वो कैलिब्रेटेड नहीं थी, इसलिए 2.1 ml गया। दिन भर में 100 बार उससे डाला गया, तो सोचिए कितना वेस्ट हो गया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो प्रोडक्टिविटी ठीक थी, जो आना था अच्छा आया, लेकिन उतना ही इन्वेस्ट हो गया। तो ये ना हो इसलिए हम कैलिब्रेशन कराते हैं। इसमें भी वही है, पर्सनल का जिक्र होना चाहिए। क्यूए पर्सनल क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ मैकेनिज्म फॉर एश्योरिंग द एडिक्वेसी ऑफ कैलिब्रेशन प्रोग्राम। कैलिब्रेशन की जो एक्टिविटी है वो क्यूए पर्सनल वाले रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो क्यूए पर्सनल की जिक्र है। फिर मेट्रोलॉजी पर्सनल, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कैलिब्रेशन प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम पहली बार बनाएगा वो बनाएगा मेट्रोलॉजी पर्सन। फिर इंस्ट्रूमेंट यूजिंग पर्सनल, टू इंश्योर एनुअल कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लेबलिंग। भाई एक पर्सन होगा जो ऑथराइज होगा, ऊपर बैठेगा, एक पर्सन जो डिज़ाइन करेगा प्रोसेस को, और दूसरा जो करेगा, यानी वो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट पे होगा और उस इंस्ट्रूमेंट को लेबल करेगा प्रॉपरली। अगला पॉइंट, टाइम इंटरवल। इट इज़ डिटरमाइंड by level of accuracy desired, recommendation of manufacturer, and it is finalized by consultation and agreement of the QA, metrology person and user person। क्योंकि जो यूज़र पर्सनल होगा वो उस ऊपर बैठे हुए पर्सन से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानने लगे होगा। जैसे हमारे एक सीनियर थे, वो बताया करते थे कि इंडस्ट्री में जो पर्सन 5 पास था या 5 फेल था, और वो टैबलेट मशीन चलाता पंचिंग वाली, और उसकी सैलरी शायद 55,000 पर मंथ थी या 44,000, नॉट क्लियर। बट आप सोचिए कि आप एज अ फ्रेशर जब ज्वाइन करेंगे तो आपसे भी ज़्यादा थी उसकी सैलरी।
तो वो टाइम इंटरवल भी उसमें लिखा होना चाहिए और इन तीनों लोगों से बातचीत करके कैलिब्रेशन मास्टर प्लान बनना चाहिए। आगे आते हैं WHO गाइडलाइंस पर। वैलिडेशन या कैलिब्रेशन के लिए किस तरह की WHO की गाइडलाइंस अवेलेबल है? सो गाइडलाइन इंक्लूड्स द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, मेन पार्ट एंड अपेंडिसेस ऑन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है एक्सक्यूशन ऑफ वैलिडेशन इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन। अब तक वैलिडेशन जो चल रहा था वो चल रहा था हमारी मर्जी से, लेकिन जब हमसे कोई खरीद रहा होता है सामान तो फिर उसकी मर्जी चलने लगती है। ठीक, तो WHO की गाइडलाइन ये है कि वैलिडेशन करी जाए और वो रेगुलेट करेंगे उसे अगर उनके यहाँ बेचनी है तो। वो कहते हैं कि क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, और एक अप्रोच जो ICH ने बाद में लगाया, मल्टी डिसिप्लिनरी, इट मस्ट बी डिज़ाइन एंड बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट। और ये सारी चीज़ें यानी प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का हो, उसका सेफ्टी लेवल बहुत अच्छा हो और उसकी एफिकेसी भी हो। लास्ट में आती है एफिकेसी, असर सबसे लास्ट में, पहले वो दो चीज़ें। क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड और इंस्पेक्टेड इन द प्रोडक्ट। WHO कहता है कि क्वालिटी कभी भी ना तो टेस्ट की जा सकती है ना चेक की जा सकती है, क्वालिटी केवल मेंटेन की जा सकती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए उसकी अपनी गाइडलाइन है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड। उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल। और पीरियडिक उसका रिव्यू होना चाहिए। ये है उनकी 5 गाइडलाइन जिनके आधार पर हमें चीज़ें बनानी है। और वो कहते हैं कि रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैलिडेशन वर्क। रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला मैं मानता हूँ पैसा, दैट इज फाइनेंस। सेकेंड वन इज टाइम एंड थर्ड वन इज ह्यूमन, वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो 3 तरह की चीज़ों का रिसोर्स हमेशा अच्छे से यूज़ होना चाहिए। अप्रोचेस टू वैलिडेशन, क्या अप्रोच थे वैलिडेशन के? तो ऑर्गेनाइज एंड प्लान टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आए WHO की गाइडलाइन में कि हमें QSE लाना ही लाना था अपने प्रोडक्ट के अंदर, तब हम मार्केट में उतर पाते। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन शुड बी अप्लाइड टू प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस। हमारे पास स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो, यानी वो सारे टेस्ट लगाए गए हों QA QC और वैलिडेशन पर्सनल के द्वारा, जिनसे हम ये साफ कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्वालिटी में है, क्योंकि क्वालिटी तो चेक की नहीं जा सकती। इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड प्रोटोकॉल्स, और प्री डिटरमाइंड प्रोटोकॉल्स कौन बनाता है? वो या तो VMP में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाती हैं या इंडस्ट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाती हैं। अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम, ये एक चीज़ होनी चाहिए। एंड सीनियर मैनेजमेंट शुड इंश्योर सफिशिएंट रिसोर्स फॉर वैलिडेशन। एक चीज़ और, हमने वैलिडेशन मास्टर प्लान बना लिया, लेकिन वो पर्सनल इतनी जगह एंगेज थे या उसमें इतना कम रिसोर्सेज अवेलेबल थे कि वैलिडेशन ना हो सका, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एंड प्रोटोकॉल्स एंड अप्रोच रिपोर्ट्स आर ऑथराइज बाय मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर QA, और प्रोटोकॉल्स और रिपोर्ट्स जो भी हैं वो ऑथराइज होनी चाहिए। ये है अप्रोचेस ऑफ वैलिडेशन। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन हमेशा होना चाहिए वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए। वैलिडेशन की एक्टिविटी शेड्यूल होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए उन्हें ही WHO ने अपनी गाइडलाइन में दे रखा है। रिटर्न रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी बन जानी चाहिए जैसे ही काम ख़त्म हुआ। वैलिडेशन एक फिक्स तरीके से होना चाहिए, और कहाँ कहाँ होना चाहिए? न्यू प्रमाइज, न्यू इक्विपमेंट, यूटिलिटीज़, सिस्टम, प्रोसेस और प्रोसीजर, हर जगह का वैलिडेशन होना चाहिए। और बेस्ड ऑन पीरियडिक रिव्यू डिपेंडिंग ऑन अपॉन आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट, इन सारी चीज़ों का भी हमें एश्योरेंस रखना है। डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या चाहिए? VMP चाहिए जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है, SOP चाहिए, स्पेसिफिकेशंस अलग से चाहिए, यानी हर एक एपरेटस का या हर एक इक्विपमेंट का अपना एक स्पेसिफिकेशन है। प्रोटोकॉल्स और रिपोर्ट्स चाहिए, रिस्क असेसमेंट आउटकम्स चाहिए, प्रोसेस के फ्लो चार्ट चाहिए और ऑपरेटर का मैनुअल चाहिए। ये WHO के डॉक्यूमेंटेशन है वैलिडेशन के लिए। एंड लास्ट में ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, सैम्पलिंग प्लान्स, किस शेड्यूल पे आपने सैंपल लिया और कितना लिया, टेस्टिंग प्लान्स और मेथड्स आपके क्या थे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और रिजल्ट क्या थे, कौन सा टेस्ट लगाया था, chi-square टेस्ट लगाया था, ऐप टेस्ट, जेट टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी वहाँ फिक्स और रिटर्न होनी चाहिए। WHO ये कहता है। हिस्ट्री ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन, पहले कितनी बार हुआ है वो भी रिटर्न होना चाहिए। एंड प्लान फॉर इंश्योरिंग वैलिडेटेड स्टेट एंड रिव्यू ऑफ वैलिडेटेड स्टेटस, ये भी जिक्र होना चाहिए। इस पार्ट में अभी इतना रहने देते हैं, क्योंकि मुझे बोलते बोलते भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और आपको समझते समझते भी। होपफुली आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको वैलिडेशन और कैलिब्रेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और WHO क्या कहता है ये भी समझ आ जाएगा। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।